हाय दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एवी क्लासेज में। जैसा कि हम आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की यह मेरे तीसरी क्लास है और इसके पहले शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज यह तीसरा चैप्टर है और जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व व विशेषताएं, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान में हमारे आपके और एक बालक व शिक्षक के बीच ऐसी क्या विशेषता है या इसकी क्या महत्व है जो इतना यह महत्वपूर्ण विषय की इसे दर्जा मिल गया। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान की महत्व व विशेषताएं। ठीक है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवां, छठवां। तो बालक की अवस्थाएं। दोस्तों, पहले हम जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उनको लिख लेते हैं, फिर एक एक बिंदुओं के विषय में आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में तीसरा है अधिगम के क्षेत्र में मूल प्रवृत्ति और एवं रुचियों के क्षेत्र में किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है और है शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम के निर्माण में तो आइए दोस्तों देखते हैं इस महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं और बिंदु आपको इसके बाद बताएंगे। इन बिंदुओं के माध्यम से जब किसी बालक को सफल बनाया जाता है या उसे सृजनशील बनाया जाता है तो इन बिंदुओं के माध्यम से एक शिक्षक अध्ययन करके और शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक को सृजनशील बनाता है या उसके क्षेत्र में सफलता दिलाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बाल विकास क्या होता है या बालक की अवस्थाएं किसे कहते हैं। लगभग बाल विकास उसे कहते हैं या बाल मनोविज्ञान उसे कहते हैं गर्भधारण से लेकर उसके किशोरावस्था तक के बीच में जो समय होता है उसे बाल विकास कहते हैं। तथा इन बाल विकास के समय में बालक विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। वह मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला है शैशवावस्था, दूसरा है दोस्तों बाल्यावस्था और तीसरा है दोस्तों किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं के विषय में या जब कोई भी बालक होता है वह अपना पूरा जीवन विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं से होकर गुजारता है, तो बाल विकास के क्षेत्र में मुख्य रूप से यह 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यह 3 अवस्थाएं होती हैं जिसका अध्ययन शिक्षक करके बालक के उसके विभिन्न अवस्था में होने वाले परिवर्तन को ध्यान रखकर को जानकर उसको सृजनशील बनाता है या उसे अधिगम कराता है। तो पहला बिंदु यह महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व पहले यही निर्भर हो जाता है कि एक शिक्षक बालक के विभिन्न अवस्थाओं के विषय में उसके गुण अवगुण विशेषताओं को जानकर
बालक को उसके अनुसार वातावरण देता है या शिक्षण प्रक्रिया देता है, जिससे बालक विभिन्न क्षेत्रों में अपना अध्ययन करता है, वह सृजनशील हो जाता है। अब इन शैशवावस्था दोस्तों यह 0 से 2 वर्ष माना जाता है, और जो बाल्यावस्था होता है दोस्तों यह 2 से 7 वर्ष माना जाता है, और यह जो किशोरावस्था है दोस्तों 2 से 5। तो दोस्तों यह साधारण से रूप में बांटा गया है, इसे 7 से 11 के बीच माना जाता है दोस्तों, जिसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने आगे चलकर अपने अपने सिद्धांत के अनुसार इसे अलग अलग अवस्था कहा है। इसे इन्फेंटी स्टेज कहते हैं दोस्तों, इन्फेंसी स्टेज, इसे चाइल्डहुड कहते हैं, और उसे एडोलसेंस कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक अवस्था की एक विशेषता होती है, उसका एक निश्चित समय होता है जिसके अनुसार वह हमेशा बदलता रहता है, और शिक्षक यही गुण को जानता है कि कब कौन सी अवस्था बदलती है, कब किस अवस्था में बालक की रुचि परिवर्तित होती है। इन सब विशेषताओं को जानकर शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके बालक को सृजनशील बनाता है। यह था दोस्तों पहला महत्व या पहला बिंदु। दूसरी बिंदु है व्यक्तिगत भिन्नता। तो दोस्तों दुनिया का प्रत्येक आदमी या बालक एक दूसरे से सदैव भिन्न होते हैं। वह किसी न किसी माध्यम से, चाहे जिससे आप तुलना करेंगे, वह दुनिया का प्रत्येक दो आदमी या कोई भी आदमी हो, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे जो 2 बालक हों या मनुष्य हों, तो दोस्तों ये एक दूसरे से शारीरिक, सामाजिक, बुद्धि इत्यादि क्रियाशील से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दुनिया का चाहे जो आदमी हो, तो एक शिक्षक क्या करता है, तो शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात उसे व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानता है, और व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान कर उसके रुचि के अनुसार, उसके वातावरण के अनुसार, उसकी अवस्था के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान करता है। किसकी सहायता से दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की और ही महत्वपूर्ण बन जाती है हमारे और आपके अध्ययन के लिए। यह मुख्य रूप से 2 बिंदु हो गए दोस्तों। आइए देखते हैं तीसरा जो मुख्य बिंदु है, अधिगम। अधिगम दोस्तों यह केवल बालकों के लिए नहीं होता है। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ न कुछ अधिगम करता है। अधिगम का साधारण से शब्दों में अर्थ है दोस्तों सीखना या सिखाना। तो दोस्तों ये बालक के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रत्येक नागरिक के लिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह किसी कार्य को किस प्रकार से सीखता है। और दोस्तों साधारण सी भाषा में अधिगम मुख्य रूप से शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच में होता है। जैसे दोस्तों यह एक शिक्षक हो गया, तो दोस्तों इसके सामने यह शिक्षक हो गया, इसके सामने इसकी कक्षा में कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिसे वह अधिगम कराता है। तो दोस्तों अधिगम कह सकते हैं शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच या मध्य होने वाले क्रियाकलाप या संबंधित क्रियाकलापों को अधिगम कहते हैं, जिसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षार्थी को
कुछ नया सिखाता है या उसे सृजनशील बनाता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करके एक विद्यार्थी को अधिगम कराता है, वह उसे सही मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों यह हो गया तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अभी आगे चलकर दोस्तों अधिगम से संबंधित बहुत से सिद्धांत हैं और अधिगम हमारे लिए या जितनी शिक्षक संबंधित परीक्षाएं होती हैं, चाहे वह केंद्र लेवल की हो चाहे वह राज्य लेवल की हो, प्रत्येक परीक्षाओं में ये जितने मुख्य बिंदु हैं, प्रत्येक परीक्षाओं में इन प्रत्येक बिंदुओं से 2 या 2 से अधिक प्रश्न हर बार आने की संभावना रहती है। चाहे वो आपका केवीएस हो, डीएसएसबी, पीआरटी हो, एनवीएस हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, चाहे शिक्षक संबंधित जितनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यह हमारे अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों जो चौथी बिंदु है मूल प्रवृत्ति एवं रुचि। तो दोस्तों आइए बताते हैं मूल प्रवृत्ति क्या होती है। मूल मतलब होता है दोस्तों जन्म से, मूल मतलब जन्म से होता है और प्रवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों कार्य से, अर्थात हमारे जन्म से जो हमारे लिए कार्य होता है या जन्म से जो कार्य करते हैं, जो अपने आप आ जाते हैं, उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे दोस्तों खाना खाना इत्यादि यह हमारी मूल प्रवृत्ति है। अगर कोई डरावनी चीज हमारे सामने आ जाती है तो भागना यह हमारी मूल प्रवृत्ति है। यह हमें कोई सिखाता नहीं है, यह हमें जन्मजात प्राप्त होता है, तो इसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और दोस्तों जो रुचि होती है, जिस काम में या जिस चीज को सीखने में हमारा मन मस्तिष्क अत्यधिक आनंदित होता है या सुखी महसूस करता है, उसे रुचि कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात वह इतना काबिल हो जाता है कि प्रत्येक बालक के उसके मूल प्रवृत्ति और उसकी रुचि को जानकर उसे शिक्षा देता है, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा देता है या वैसा माहौल देता है, वातावरण देता है जिससे बालक का अत्यधिक विकास होता है, वह बालक सृजनात्मक विकास करता है। यह हो गई दोस्तों 4 मुख्य बिंदु। 5वां मुख्य बिंदु है शिक्षण प्रशिक्षण। तो दोस्तों यही बात दोबारा आ गई है कि अधिगम क्या होता है, तो उसी प्रकार शिक्षण प्रशिक्षण भी होता है दोस्तों। शिक्षण के मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। क्या दोस्तों, शिक्षक के सबसे पहले शिक्षक होता है दोस्तों, शिक्षार्थी और तीसरा होता है दोस्तों पाठ्यक्रम। तो जब इन तीनों के बीच में क्रियाकलाप या अंतःक्रिया होती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं दोस्तों। अर्थात जब एक शिक्षक कक्षा में पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक को ज्ञान प्रदान करता है तो वह शिक्षण कहा जाता है। इसके 3 मुख्य बिंदु है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगर दोस्तों इसमें से कोई बिंदु अगर हटा दिया जाता है तो शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो जाती है या पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों जब शिक्षण प्रक्रिया होगा कब, जब उसके पास शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होगी, तब शिक्षण प्रक्रिया इन तीनों के मध्य दोस्तों एक अपना सहसंबंध बनाकर उसका अच्छी तरह से प्रयोग करके और क्लास को रुचिकर बना के, कक्षा को रुचिकर बना के शिक्षार्थी को सृजनशील बनाता है। अर्थात दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक का विकास करना, चाहे जैसे करना,
ठीक है दोस्तों, यह हो गया छठवां महत्वपूर्ण बिंदु। आइए देखते हैं, पांच पांच तक हो गया। छठवां महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा बिंदु है जो शिक्षा मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व स्थान दिलाता है? तो वह है दोस्तों पाठ्यक्रम। तो दोस्तों पाठ्यक्रम और पाठचर्या अलग अलग होती है। यहाँ पे हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे दोस्तों। इसके पहले अभी मैंने पाठ्यक्रम का जिक्र किया है, तो आइए देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम का क्या कार्य है। तो दोस्तों ये जो पाठ्यक्रम होता है, लगभग दोस्तों जब हमारे प्राचीन शिक्षा, पूरे विश्व की जननी शिक्षा का जननी भारत में जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो उस समय उसमें बालक की रुचियों को नहीं ध्यान दिया जाता था, या व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करना जरूरी नहीं समझते थे शिक्षक। उस समय राजतांत्रिक शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी दोस्तों? उस समय राजतांत्रिक शिक्षा थी। राजतांत्रिक शिक्षा में दोस्तों जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है उसे राजतांत्रिक कहते हैं। कैसा दोस्तों? उसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, उसमें सब कुछ शिक्षक होता है, जैसा शिक्षक चाहता है वैसी शिक्षा देता है। बालक को अधिगम हो या ना हो उससे मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, मनोविज्ञान आया, मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान जब आया, तो धीरे धीरे यह शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। बाल केंद्रित मतलब दोस्तों बालक के अनुसार शिक्षा, बालक के अनुसार कक्षा का निर्माण, बालक के रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण। तो दोस्तों एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात बालक के रुचियों के अनुसार, उसके अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करके उसके अधिगमशील बनाता है या उसे सृजनशील बनाता है। जैसे दोस्तों क्लास 5 या कक्षा 5 की पुस्तक जो बनती है, उसकी अवस्थाओं को ध्यान रखते हुए उसका पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, जिससे प्रत्येक बालक अच्छी तरह से उसे ग्रहण कर सके। तो था यह दोस्तों 6 महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए देखते हैं और कुछ बिंदु हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में दर्जा दिलाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह आपका अपना YouTube चैनल, जिसे मैं विकास आप लोग को मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं, कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मैंने इसे एकदम बेसिक से शुरुआत किया है। इसके जब यह हमारा बेस जब खत्म हो जाएगा तो स्पेशली मैं सीटेट की तैयारी करवाऊंगा, जिसे उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। आइए 7वां महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि यह कैसे महत्वपूर्ण है। तो विशिष्ट बालक, जैसा कि दोस्तों नाम से ही प्रसिद्ध आप में जान गए होंगे, विशिष्ट किसे कहते हैं? ऐसा बालक जो किसी भी क्षेत्र में एक विशिष्ट हो, चाहे वह अच्छाई के क्षेत्र में, चाहे वह बुराई के क्षेत्र में, अगर वह अलग सबसे है तो उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई बालक अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसके ध्यान रखकर उसके प्रेजेंट ऑफ माइंड या उसके बुद्धि लब्धता के आधार पर उसे महत्वपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, या उसे विशेष कक्षा का निर्माण करना चाहिए, या उसे विशेष तरीके से शिक्षित करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में और अधिक सफलता हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों उसी कक्षा में कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक समस्या होने की वजह से वह
सामान्य बालकों से बहुत पीछे होता है, तो दोस्तों ऐसे बालक को भी विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई बालक है जो उसे साफ साफ नहीं दिख रहा है, जैसे दोस्तों यही बालक है, अगर आप क्लास में बैठा है, जब तक आप इसके विषय में आप जान नहीं जाएंगे कि यह कैसा बालक है, मतलब सामान्य बालक है या बुद्धि लब्धि अच्छी है या मंद बुद्धि का बालक है या इसे आंशिक दृष्टि दोष भी हो सकता है, आंशिक या पूर्ण दृष्टि दोष। दोस्तों अगर इस प्रकार का बालक है तो इसे भी विशिष्ट बालक कहेंगे। तो दोस्तों अगर वह आंशिक है तो कक्षा में उसे आगे बैठाएंगे, या पूर्ण रूप से अंधा है बालक, ब्लाइंड है, तो उसके लिए विशेष शिक्षा आती है। दोस्तों कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपके फैन की आवाज आती है, आवाज साफ नहीं आती, तो इसलिए मैंने फैन को बंद कर दिया है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आती है ब्रेल लिपि। दोस्तों इसका निर्माण लुईस ब्रेल ने किया था। कौन ने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि ब्रेल लिपि का निर्माण किसने किया था, तो लुईस ब्रेल ने किया था। यह दोस्तों यह पूर्व से अंधे थे, इन्होंने ही अपने अध्ययन करने के लिए इसका निर्माण किया है, जिसमें कुछ पन्ने पर उभरे उभरे शब्द लिखे रहते हैं तथा अंधा बालक उस पर हाथ फेर कर उसका अध्ययन करता है। तो दोस्तों ऐसे बालक को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए, और यही बताता है विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। और एक शिक्षक तभी जान पाएगा जब उसके पास शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा। उसकी सहायता से वह विशिष्ट बालक को पहचान कर उसे विशेष शिक्षा देगा। तो दोस्तों यह थी शिक्षा मनोविज्ञान की महत्व, और हमें तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे फीडबैक अवश्य दें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों देखते हैं, ये तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। आइए देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में या अनौपचारिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है दोस्तों? तो दोस्तों एक बालक या व्यक्ति जन्म से ही सामाजिक हो जाता है। तो दोस्तों जब शिक्षक या कोई व्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर लेगा तो उसके अंदर समाज में अपने आप को प्रभावित करने का तरीका या अपने आप को किस प्रकार से वह व्यक्त करे कि उसे सम्मान प्राप्त हो, तो यह दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह भी बताता है कि आपको अपने समाज में कैसे वर्चस्व स्थापित करना है, कैसे आपको सम्मान प्राप्ति करनी है, यह हमें शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। दोस्तों इसका क्षेत्र है, आप चाहे जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वह डॉक्टरी का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, अगर आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो उसका आप समुचित प्रयोग करके उस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो विषय मैंने आपको बताया यह शिक्षा मनोविज्ञान का ही विषय या क्षेत्र है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का या मनोविज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है या क्या योगदान है। तो दोस्तों इसके अगले वाले चैप्टर में जो मैं आपको दूसरे दिन पढ़ाऊंगा उसमें इन सभी चैप्टरों से आने वाले प्रश्न
जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको लेकर आऊंगा। आप लोग मेरी अगली क्लास देखना न भूले। तब तक लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप सुरक्षित रहिए, लोगों को सुरक्षित रखिए और इस संकट की घड़ी में आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।